जैफा भाई, हमारी एक और कितनी क्लासेस रह गई हैं? क्या चीज़? हमारी और कितनी क्लासेस रह गई हैं, मतलब कोर्सेज? बस हम लोग की थोड़ी सी रह गई होंगी, 2-3 क्लास में हम लोग एंड कर देंगे इसको। ठीक है, तो मेरा सवाल यही था। एक मिनट। ये मेरा सवाल यही था कि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी अगर हो रही हो एनालिसिस में, या कोई कॉन्फिडेंस की कमी हो, या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि यार ये क्या चल रहा है, या आप कुछ स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही हो, कुछ भी किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन, सवाल, एक्सपेक्टेशन या कोई मसले, तो वो आप मुझसे शेयर करें अभी। किसी को कोई इशू है? हुजैफा भाई, एक फिप्पी लिपि की रिपोर्ट जो है ना, एक दफा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा पीपीलीपी तो मैं देखता ही नहीं हूँ। उसके अलावा बताएं। पीपीलीपी भी देख लेंगे, बेसिक चीज़, लेकिन उसके अलावा बताएं। अच्छा, एक चीज वो समझनी थी जैफा भाई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है ना, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन थी। किस पे? पिविट पे? पिविट पे और एक जनरली भी कहते हैं ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और रेजिस्टेंस जो है वो देखिए, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई। सिंपल है इसका, तो मैं आपको ऐसे ही आंसर दे देता हूँ। मैंने आप लोग को बताया था, हम्म। जब मैं ये इंडिकेटर पढ़ा रहा था आप लोग को, कि हम्म। जब प्राइस किसी सपोर्ट से ऊपर हो, किसी लेवल से हम्म। ऊपर हो। अब वो लेवल मैं कह रहा हूँ उसको, वो सपोर्ट भी हो सकती है, बस वो लेवल है। ठीक है। किसी से ऊपर हो ना, तो मतलब कि वो चीज़ उसकी सपोर्ट बन जाएगी, यानी कि प्राइस अगर गिरेगी तो वो जो लेवल है वो उसको रोकेगा, वो रोकेगा उसको ना, तो वो सपोर्ट बनेगी। इसी तरह से अगर उसको ब्रेक करके वो नीचे चले जाता है, उस लेवल को ब्रेक करके नीचे चले जाता है, और फिर अगली दफा जब वो उसको ऊपर जाएगा, तो वही उसको अब रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो अब लेवल ऊपर है, ऊपर जाने नहीं देगा। आ रही समझ? हम्म। इसको मैं हाँ, समझ। इस एक मिनट रुके। ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? मिसाल के तौर पे, एक मिनट। ये प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस ऐसे चल रही है, फॉर एग्जांपल, और हमारे पास ये सपोर्ट है पिवट की। ठीक है। या फिर लेट सपोज ये है हमारी मूविंग एवरेज आ रही है। इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ। लेट सपोज ये है EMA 20। आपने सपोर्ट की बात करी, ये EMA 20 है। ये है आपकी S1। ये आपका है S2। ठीक है। तो ये प्राइस नीचे जब जा रही है, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्रेशर आया, ये प्राइस नीचे जा रही है, तो इससे नीचे नीचे जितने भी लेवल्स होंगे ना, वो सारी सपोर्ट होंगी। प्राइस से नीचे नीचे जितने भी लेवल्स होंगे, वो सारी सपोर्ट होंगी। और प्राइस से ऊपर वाले जितने भी लेवल्स होंगे,
वो सारी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है आपका हो रहा है, फ्लिप कर रहा है बेटा। ठीक है, प्राइस यहाँ पर आई और इससे ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं ये हमारी रेजिस्टेंस है। और यानी कि ये अभी इस वक्त प्राइस यहाँ पे खड़ी हुई है, करंट प्राइस यहाँ पे खड़ी हुई है। इससे ऊपर की क्या लेवल्स हैं, EMA 50 से ऊपर का लेवल है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। और इससे ऊपर का लेवल है P, पिवट, जो किसी ने पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का इंडिकेटर देखा होगा, उसमें आता है बीच में पिवट होता है, उससे ऊपर R1 R2 R3 होता है, और उससे नीचे S1 S2 S3 होता है। ठीक है, ये हमारी ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये भी हमारी रेजिस्टेंस है। और इस प्राइस से नीचे जो होगा ना, देखें, या तो प्राइस के ऊपर होगा या तो प्राइस के नीचे होगा। ये प्राइस अभी इससे नीचे है, EMA 20, ये हमारी सपोर्ट होगी। ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी सपोर्ट है, तो ये हमारी सपोर्ट है। बाकी लोग भी इस सवाल को देखें गौर से। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, EMA 20 को ब्रेक कर दिया और प्राइस हमारी यहाँ पर आ जाती है, तो अब सपोर्ट क्या होगी हमारी, अब हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये वाली है और ये है। अब ये सपोर्ट नहीं कहलाएगी, अब यही हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि ये प्राइस से ऊपर है। लेट सपोज ये प्राइस आती है यहाँ पर, और यहाँ पर S1 पर आती है, और S1 पर आके ये रिबाउंड करती है। S1 पर आके रिबाउंड करता है, और आपका जो EMA का कर्व चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे टकराती है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी इसकी। रेजिस्टेंस बन के, हो सकता है कि रेजिस्टेंस बन के वापस नीचे आ जाए। आ रही समझ मुजम्मिल साहब? उजैफा भाई, इसमें अगर हमें देखना हो कि ये EMA 20 में जो अब रेजिस्टेंस बनी है ये कितनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है? जैसे हम पिवट पे 3 का फिगर लगाते हैं, तो क्या पीछे जाके देखते नहीं, हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं, रेजिस्टेंस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ये कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये EMA अच्छा 20 अच्छा। है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, बस रेजिस्टेंस इस पे टकराएगी। ठीक है, अगर आइटम की डिमांड होगी, अब वो ये तो हमें पता लगे, ये तो हमें न्यूज़ वगैरह से पता लगेगा। आइटम की डिमांड होगी, किसी भी सेक्टर की अगर डिमांड है, तो हम्म फिर हमारे ऊपर होगा कि यार इसको फिर हम यहाँ पे निकालें नहीं निकालें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आइटम है जिसको कोई नहीं पूछ रहा, बेकार आइटम हो गया है, कुछ वो सेक्टर चल ही नहीं रहा, तो हो सकता है जो भी पहली हम्म, रेजिस्टेंस है वहां से टकरा के नीचे आ जाए। जो भी पहली रेजिस्टेंस है वहां से ओके, टकरा के नीचे आ जाए। सही समझ है, गई। तो ये सही। है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये प्राइस इसको ब्रेक करता है, ये ब्रेक करके यहाँ पर आती है S2 पे, और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो सपोर्ट थी ना, अब यही इसकी रेजिस्टेंस बन हम्म जाएगी। अब यही इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, और यहाँ पे हमें अब सेल करना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। अगर आइटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, हम हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, जो भी पहली रेजिस्टेंस आए। अरे समझ क्लियर जी हो जी, गया? समझ। अच्छा, और किसी जी को जी। कोई सवाल है? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को मजीद मैंने क्लियर कर दिया, और इसके अलावा फिपी लिपि का सवाल है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बाकी और कोई इंडिकेटर से रिलेटेड सवाल, एनालिसिस से रिलेटेड सवाल, अभी तक किसी ने कोई चार्ट को एनालाइज किया है? कोई बता नहीं रहा, मैं पूछता हूँ। अनवार साहब,
आप बताएं, आपने कोई चार्ट को एनालाइज करा हो और उसके हिसाब से आपने प्रिडिक्शन करी हो, कुछ कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई, कुछ समझ में आई चीज? जी जी हुजैफा भाई, इस पे बहुत सारी चीजें, मुझे थोड़ी थोड़ी तो इस पे आइडिया था, लेकिन जिस तरह आपने डिटेल में बताया है ना, जिस तरह आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की है, हम्म। तो उसके साथ यानी काफी मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। स्पेशली जो इंडिकेटर्स हैं, जो बेसिक जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें से अगर हम देखें ये सारे इंडिकेटर लगाएं तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। बाज दफा ये मैक्सिमम इंडिकेटर एक जैसी चीज बता रहे होते हैं, बाज दफा एक दो इंडिकेटर उसका अपोजिट बता रहे होते हैं, तो उसमें काफी डिसीजन में उसमें क्लियर हो जाता है कि यार कौन सा स्टेप जो है ना फॉलो करना चाहिए। तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फायदा हुआ। चले ठीक है, अच्छी बात है। हम्बल साहब, आप बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, या कोई ऐसी चीज जो मतलब कि अपने नहीं सर, कंफ्यूजन तो ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ वो एक वो कैंडल्स वाली जो चीज मैंने आपसे पूछी थी, वो वो आपने मैं, कहा था मैं मुझे याद है अभी वो क्लास में वो बताऊंगा। याद है, वो मैं बस अभी एक वो अभी बता दूंगा, वो अभी मैं जी, बता रहा हूँ। वो भी बता रहा हूँ, उसके अलावा बाकी बाकी चीजें चीजें कुछ सही हैं, बेसिक्स मतलब सब सही है। अगर अलहम मैं आपको बोलूँगी कोई बेसिक चीजें जो सारी समझ में आ रही हैं। और कोई बंदा कोई आपको अगर बाय कॉल दे रहा हो कि यार ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, और हम्म। आप उसको जज कर सकते हैं कि यार ये सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा। हम्म। मैंने जी तो अभी सर, हमारी इंशाल्लाह अब काफी ज्यादा बेहतर हो, मतलब समझ में आ गया है कि कोई जैसे अब यूजुअली आप, क्योंकि आपको मेंटोर बनाया हुआ है, तो आपकी भी जो कॉल्स आती है ना, तो हम्म। आपकी कॉल्स को भी जो है ना वो एक बार पहले देखते हैं। और जैसे लास्ट फ्राइडे मैंने आपसे अर्ज हम्म। भी किया था वो सरले की कॉल के हवाले से, हम्म। तो वो कुछ समझ में नहीं आई थी, उसके हवाले से सबसे पूछ के सही है, लिया था। अच्छी अच्छी बात है। बस यही है, मैंने देखें। एफएफपीएल की इन्वेस्टमेंट की थी क्लासेस किस की बेसिस पे हमारी। किस पे? एफएफपीएल लिया था और सेल किया मैंने। अच्छा, एफ हम्म, एफ बी एल लिया था। और सेल किया। अच्छा, अब एफ एफ बी एल जैसे अब देखें ना, S1 है, ये S1 था। S1 पे भी अगर कोई हम्म बाय करता और बाकी इंडिकेटर लगाएं तो 39 37 पे, बल्कि ये यहाँ पर तकरीबन ये 30 पे पहुंच गया होगा। और ये S1, 35 टच करके नीचे आया है ये। नहीं, मैं RSI की बात कर रहा हूँ। RSI ओके ओके ओके। 30 पे पहुंच गया होगा, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रही है कैंडल यहाँ से ऊपर उठी है, तो RSI भी 30 से उठकर इसकी वैल्यू इस दिन 35 के करीब बता रहा होगा। तो RSI भी हम्म बिल्कुल नीचे आ गई थी। S1 पे भी अगर आप लोग बाय करी होती तो भी प्रॉफिट में होते, और आपने सोचा कि एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि S1 से पहले बाय नहीं करूंगा। दूसरी स्ट्रेटेजी ये हम्म कि EMA 50 ब्रेक हुआ, EMA 50 ब्रेक हम्म हुआ तो EMA 100 पे मैं बाय करूंगा। तो आप यहाँ पे भी लगा के रखते हैं, इससे ऊपर लगा के रखते हैं, ये जोन था आपका बाइंग करने का। यहाँ पे आपने हम्म बाय करा, तो फिर उसके बाद आप देखें FFBL ऐसा कुछ हमें मतलब अप ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। EMA को देखा हमने, अप ट्रेंड नज़र आ रहा है 20 50 100। इसका मतलब है कोई मसले वाली बात नहीं है। डाउन ट्रेंड में अमूमन होता है पहली रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, लेकिन अप ट्रेंड है तो हम्म देखते देखते हैं क्या होता है इसको। तो ये इसने इसको ब्रेक करा, यहाँ पर ये आ गया था EMA, तो ये इसका S1 इसकी रेजिस्टेंस बन गई थी। यहाँ पे आया। एमएससीडी ने भी इसको क्रॉस कवर किया था ना नीचे से। हाँ, MACD एमएससीडी ने भी इसको क्रॉस MACD कवर भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था, हाँ, चैकिन भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था, चैकिन ने भी बाय दे कॉल रहा था। दे रहा हाँ, था। और मैंने तो इसने एमएससीडी के बेसिस पे खरीदा था, क्योंकि मैं एमएससीडी को सबके ऊपर प्रायोरिटी दे रहा हूँ ना इन इंडिकेटर्स में। ठीक है, और ये और DMI ने भी, टाइगन भी नीचे था। ठीक है, DMI ने भी पॉजिटिव इंडिकेशन दी है। मैंने आप लोग को बताया था ब्लू लाइन क्रॉस करके हम्म, ऊपर जाएगी, तो ये भी बाय कॉल इसने दी है। तो मेजोरिटी ने बाय कॉल दी। सपोर्ट ने भी बताया हम्म, कि आइटम ने सपोर्ट लिया, S1 से सपोर्ट लिया, EMA 100 से सपोर्ट लिया। हम्म, S1 से सपोर्ट नहीं लिया, EMA 100 से सपोर्ट लिया, हम्म, और फिर ऊपर जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर मुझे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे देखूंगा 36.2। अब ज़रूरी नहीं है 36.2 पे लेके बैठे हैं, 36, 35.9, 36.1, उससे थोड़ा सा नीचे नीचे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये था। बाकी अब आ जाते हैं, रमीज साहब, आपके माइक का इशू तो नहीं है?
चलें आप मुझे वैसे ही बता दें, आप कुछ क्लियर है, आपने सऊदी मार्केट में कुछ काम करने की कोशिश करी है? अच्छा, और सोएब साहब? सोहेब साहब, जल्दी जल्दी बताएं ताकि फिर हम कैंडल्स पे जाएं, उसके बाद पीपी लिपी और सेटलमेंट रेशो ये बताना है। अच्छा एहसन भाई, आप बताएं, आपको कोई अभी तक कुछ कन्फ्यूजन, ऐसी चीज़ जो लगता है कि यार हम लोग मिस कर गए हैं, या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, ऐसी कुछ चीज़? नहीं, मैं एक तो मैं शायद एक क्लास लास्ट नहीं अटेंड कर सका, उसमें कोई इंडिकेटर मैं मिस कर गया हूँ एक। लेकिन उसके अलावा जो है ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा भी और समझना है कि जो जितनी एक्यूरेसी के साथ टारगेट आता है, मतलब अगर मैं खुद सेट करना चाहूँ, वो एक्यूरेसी कैसे आएगी। और अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ये चीज़ ले लो 30%, हम्म। तो या 40%, तो ये इस चीज़ की एक्सपर्टीज कैसे आएंगी कि हमें जो है वो मतलब मार्केट देखते हुए समझ में आ जाए कि इसको इस टाइम पर ले लेना चाहिए। देखें अब जैसे और इसी की फिर एग्जाम उसका टारगेट, सेलिंग इसी की टारगेट। ex- ठीक है, इसी की एग्जाम्पल अगर देख लें एफएफबीएल की। अच्छा मैं ये बताता चलूँ कि सेलिंग टारगेट जो है ना, ये एक बाइंग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सेलिंग करना है। ठीक है, तो सेलिंग पे समझ लें पूरी एक ट्रेनिंग हो जाएगी, इतना ज़्यादा ये टफ चीज़ है कि बंदा मैक्सिमम किस रेट पे सेल करे। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। अच्छा अब 40% 60% क्या डिसीजन लेना है कि कितना हमें बाय करना है। तो हमें ये देखना होगा कि एफ अभी जैसे मिसाल के तौर पे इसकी बात कर लेते हैं, एफ अपने अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में कोई आइटम है तो इसका मतलब है कि इसको मुझे छोड़ना नहीं है, मतलब बाय करने को मैं प्रेफर करूंगा। तो आपने अच्छा सोचा। सॉरी, वाइट स्क्रीन आ रही है तो नजर नहीं आ रहा है FFPL का कुछ। अच्छा एक सेकंड रुके। अच्छा अब जैसे ये देखें, ये S1 है। S1 पे आपने सोचा कि S1 पे मेरी एक परफेक्ट बाइंग होगी। फिर भी हो सकता है मार्केट ख़राब हो, या आपने बोला कि मुझे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसने EMA 50 ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है ये EMA 100 आए। एक लॉजिक तो ये कह रही है EMA 50 ब्रेक करा तो EMA 100 आएगा, आएगा 100%। क्योंकि 20 ब्रेक करेगा तो 50 आएगा, 50 ब्रेक करेगा तो 100 आएगा, और 100 ब्रेक करेगा तो 200 लाजमी आएगा। एक लॉजिक तो कह रही है कि भाई आप यहाँ पे बाय करो। दूसरी लॉजिक क्या कह रही है, ये दो इंडिकेटर हमने पढ़े थे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। दूसरी लॉजिक क्या कह रही है कि भाई आप S1 पे बाय कर लेना, बस आंखें बंद करके S1 पे बाय करो। ये आपका S1 था, इसका मैंने लेबल ऑफ किया है अभी। तो ये S1 था। तो फिर आपने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि मैं क्या करूँ। तो फिर आप डिसीजन इस तरह से लेंगे, लेट सपोज आपने 30% यहाँ पे बाय कर लिया, आप मिस नहीं करना चाहते, फोमो नहीं होना चाहते, यानी होता ना फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे सोचता रहूँ कि EMA 100 पे आएगा और वो थोड़ा सा ऊपर S1 से या यहाँ से रिबाउंड होकर ऊपर चला गया, तो ऐसा ना हो कि मुझसे मिस हो जाए। मैं थोड़ा सा बाय कर लूंगा यहाँ पे, और जो भी मैं पहले लेवल पे बाय करूंगा यानी फर्स्ट सपोर्ट पे बाय करूंगा, वो थोड़ा करूंगा, 50% से कम करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे 40% करा और यहाँ पे ज़्यादा करा, तो वेटेड एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा बाइंग रेट इस लेवल के करीब नहीं आएगा, बल्कि इस लेवल के करीब आएगा, यहाँ पर आएगा, जो कि एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल होगा। इसलिए यहाँ पे 40% या 30% बाइंग करें, सेकंड लेवल पे ज़्यादा बाइंग करें। ठीक है। या आपने अगर इसको फॉलो करना है पिवट को, तो यहाँ पे 30-40% बाय करें, और आपने सोचा कि S2 पे मैं आ, समझ लें 60% या 70% में बाय करूँ। बाकी सेलिंग टारगेट की बात अगर करें ना, तो सेलिंग टारगेट फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखने पड़ते हैं हम लोगों को, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट जितना
मतलब जितना टाइम फ्रेम में बढ़ाता रहूँगा, मेरा समझ लें कि अ, मेरा टारगेट पता लगता रहेगा कि लॉन्ग टर्म क्या टारगेट है इसका। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात करें, इंट्राडे का टारगेट मैं बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पे आप सेल कर दो, फॉर एग्जांपल R1 पे, यहाँ सेल करेंगे, फिर यहाँ पे बाय करा, फिर अगले लेवल पे सेल करा, फिर अगले लेवल पे सेल सेल करा, इस तरह से। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि होल्डिंग इन्वेस्टमेंट वाले पर्पज से अगर मैं देखूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि यार इसका वीकली चार्ट मैंने खोल दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम है, इसलिए आप फिलहाल सेलिंग को जस्ट मैंने अभी जो बोला बस उसको याद कर ले, वरना जो है ना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब इस प्राइस से ऊपर कौन सा लेवल है, मैंने बताया था पिवट में पिछले पीरियड को भी देखते हैं। तो ये R1 हमारी एक रेजिस्टेंस है, R1 एक रेजिस्टेंस है हमारी 39.5, और इससे पहले ये वाली भी रेजिस्टेंस है हमारी 38.2। ठीक है, तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना, होल्ड करना है, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 38.2 पे तो जाए। यानी इससे पहले मुझे वीकली चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती, डेली चार्ट पे नज़र आ रही होगी, अर्ली चार्ट में और ज़्यादा रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि छोटी मोटी रेजिस्टेंस से टकराते टकराते ऊपर नीचे होते हुए ये आइटम जाएगा 38.2 39.5 के पास। वहां पे उस तरफ मुझे लाजमी सेल करना है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम अगर ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा, बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। सही है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, गैल की मिसाल ले लें आप, वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, मैंने इसका R3 से ऊपर वाले इंडिकेटर मैंने बंद करे हुए हैं। गैल की मिसाल लें तो तकरीबन ये R5 पे तो नहीं आया, थोड़ा सा नीचे था, R5 के नीचे था। तो तकरीबन ये वीकली रेजिस्टेंस के पास से ये रिबाउंड हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी मिसाल ले लें, हब को ले लें, तो हब को देखें R2 से ही रिबाउंड हो रहा है। तो ये 169.7, किसी ने पूछा भी था ग्रुप में, मैंने बताया था 169.7 इसका टारगेट है। तो ऑल्दो इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, लेकिन ये वीकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया था और ये यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ तक जाएगा। अब जब ये आ गया तो हमें अब लाजमी सेल करना है, क्योंकि आइटम यहाँ से नीचे गिरेगा। अब आप देखें ये टाइम फ्रेम मैंने छोटा कर दिया, तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे टकरा के आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे आ रही है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इसकी ये जो मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, हो सकता है वो यहाँ पे सपोर्ट ले, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बना है कि मुझे सेल, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस पे मुझे लाजमी उसको सेल करना है। ठीक है, अब ये जो सेजियो है, सेजियो तो अपने R5 से भी ऊपर निकल गया है, तो अभी हम इसको देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और इसी तरह से कोई आइटम, जैसे मैं मिसाल के तौर पे ATRL बताता हूँ। ATRL देखें, R1 ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये आइटम कहाँ से चलना शुरू हुआ है, यहाँ से चलना शुरू हुआ है 160-65 से, जब इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, चलना शुरू हुआ है, इस पे आया, रिजेक्ट होते होते यहाँ पर जब आया, इसकी R1 ये बता रही थी कि 424-420 के करीब इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू हुई, और लोग यहाँ पे भी बाय कर रहे होंगे, लेकिन हमें कुछ भी बाय करने से पहले इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखना है। वीकली चार्ट मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू बताता है, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट। तो देखें, मंथली चार्ट भी इसकी बता रहा है R1 यहाँ पर है, यानी ये लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है इसकी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सेल नहीं करना और बाय नहीं करना या होल्ड नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कहाँ पे सेल करना है। ऐसा भाई, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ क्लियर हुई? बिल्कुल बिल्कुल, काफी क्लियर हो गई। ठीक है, जी जी। ठीक है। अच्छा, फीपीलीपी हम देखते हैं, फीपीलीपी नजर आ रहा है कुछ? देखिए, फीपीलीपी अभी नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी। हाँ, नजर आ रही जी है। आ रही है। अच्छा, पहली बात यह है कि फीपीलीपी कोई बहुत बड़ी एनालिसिस की का टूल नहीं है।
इसको कभी भी अपने एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं करें। यानी कि लोग करते हैं कि यार आज बैंक्स ने बाइंग कर ली, आज इंश्योरेंस ने दबा कर बाइंग करी है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, या फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने दबा कर बाइंग करी है, मार्केट ऊपर जाएगी, या इंडिविजुअल्स ने बाइंग कर ली, इसका मतलब है इंडिविजुअल्स तो हैं ही बेवकूफ, उन्होंने बाय कर लिया है, बाकी सबने सेल किया, इसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अब इतनी बड़ी बात बोली तो फिर इसको पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, कि जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर देख क्या रहे, इसको जस्ट देखना आना चाहिए बस आप लोगों को, बस देखें। अच्छा, इसमें इसके पीछे, इसमें मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा पीपी लिपि पे, इसमें मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज इसके बारे में आई है। इसमें ना हमें ना बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्लेयर बाय करेगा, दूसरा प्लेयर सेल करेगा, तो फीपीली में भी बस ये बताता है कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। तो जरूरी नहीं है जो सेल कर रहा हो वो डर के मारे सेल कर रहा हो कि मार्केट में मसला है, या बाय कर रहा हो वो बेवकूफ है बाय कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है इंडिविजुअल्स बाय करते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल्स बाय कर रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर सेल कर रहे हैं, और मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही जा रही है, और इंडिविजुअल से मार्केट का बिल्कुल टॉप आ जाते हैं, इंडिविजुअल सेल कर देते हैं। उस वक्त हम कहते हैं यार इंडिविजुअल्स बेकार है, बेवकूफ है, सेल कर दिया, बाकी सब तो बाइंग कर रहे हैं, बाय कर लो, और मार्केट उसके बाद से 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे चली गई। तो ऐसा नहीं है, किसी एक पार्टी को देख के ये हमें नहीं बताना कि इसने बेवकूफ़ी करी या इन्होंने बाय किया तो हम भी बाय करेंगे, पहली बात। अच्छा, अब इसमें जो है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अभी तक फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक्स बाय करते हैं, बैंक्स के पास पैसा बहुत है, ठीक ठाक क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, और नॉर्मली मैंने इनका बिहेवियर देखा है कि बहुत पहले बाय करते हैं, आइटम बिल्कुल खत्म हुआ होता है, तबाह हो चुका होता है आइटम, उस वक्त ये लोग बाइंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करते हैं। इसकी जो सेलिंग आती है, इनकी जो सेलिंग आती है वो ईयरली क्लोजिंग पे नॉर्मली ये लोग सेलिंग करते हैं। ईयरली क्लोजिंग इनका इनका दिसंबर में होता है कि जून में होता है? दिसंबर। दिसंबर में होता है ना। तो दिसंबर में इनकी हैवी सेलिंग आती है। इनका देखने की अब हमें देखना होगा, बल्कि आप लोग ये देख लेगा, मेरे पास तो टाइम इतना कम होता है कि आप लोग देखेगा वेबसाइट्स में, एससीएस ट्रेड की वेबसाइट्स में भी फीपीलिपि का ऑप्शन है, वो आप पास्ट का फीपीलिपि भी देख सकते हैं। तो देखेगा कि दिसंबर का महीने का निकालेगा, पूरा एक्यूमुलेटेड दिसंबर के मंथ का निकालेगा, क्या दिसंबर के महीने में सबसे बड़ा सेलर कौन है, क्या बैंक सेलर था या बैंक बायर था? मेरे हिसाब से बैंक को सेलर होना चाहिए, क्योंकि ये सेल क्यों कर रहा है। अब सवाल ये होता है कि यार ये क्या पैनिक में सेल कर रहा है, कि या इसको करना ही है बस सेल, इसको करना है, या नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं कि ये सारी चीजें सेल करके पैसा शो कराना होता है, प्रॉफिट शो कराना होता है। ईयरली क्लोजिंग में आपके पास भी कॉल आती रहती है, यार कुछ पैसा है तो यार इन्वेस्ट कर दो भाई, कुछ अमाउंट डाल दो बैंक में, इस तरह से बोलते हैं। वो उनको बस ज्यादा से ज्यादा पैसा दिखाना होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाना होता है, वो सब अपनी होल्डिंग सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन होता है, वो साल दोबारा स्टार्ट हुआ दोबारा बाय कर लेंगे अगर मार्केट अच्छी। तो बैंक्स का तो ये बिहेवियर है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड का क्या बिहेवियर होता है। म्यूचुअल फंड में जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात कर लें, म्यूचुअल फंड ने अब जाके एंट्री ली है मार्केट में, मेजर एंट्री अगर आप देखें इस मंथ में इन्होंने एंट्री ली है, इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद या बजट अनाउंस होने के बाद बहुत हैवी बाइंग करी है म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड एक अलग कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं लोग कि उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, कि कैश कैश में इन्वेस्ट करना है, इनकम मार्केट होती है, और इक्विटी मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। 3 टाइप की मेन होती है उनकी। तो कैश फंड में क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो आम आवाम है जो चाहती है मैं इतना मत, बस मुझे सेफ एंड सिक्योर पैसा मिल जाए, तो कहेगा जब 20-25% अगर इंटरेस्ट रेट है तो मुझे 20% रिटर्न साल का मिल रहा है, तो मैं कैश फंड में इन्वेस्ट करूंगा। कैश में इन्वेस्ट करेगा वो म्यूचुअल फंड, कैश में इन्वेस्ट करेगा, जो कि उसका पीएसएक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, तो मैंने भी ऐसे करा है कि मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से जो मैंने कैश फंड, इसकी जो कैश वाली जो प्रोडक्ट है, कैश मार्केट कह लें, उससे प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रॉफिट भी मेरा कम होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, कि इक्विटी से मुझे लग रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म भी अच्छा है, इंटरेस्ट रेट कट होएगा तो लोग अपने कैश फंड से पैसे ट्रांसफर करके इक्विटी में
म्यूचुअल फंड के इक्विटी प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इक्विटी प्रोडक्ट में रिटर्न ज्यादा मिलेगा उनको, और इक्विटी प्रोडक्ट क्या है, पीएसएक्स है। तो यही सोच के जैसे इंटरेस्ट रेट कट हुआ, लोगों ने बोला हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, तो हम इक्विटी वाले फंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही उन लोगों ने ट्रांसफर किया, म्यूचुअल फंड ने हैवी किस्म की बाइंग कर ली। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लिंक मैं दोबारा बना रहा हूँ, या कोई आप लोग में से कोई लिंक बना के जल्दी से शेयर करे।